वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रेमचंद्र जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले को पहली निगाहों में किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लग रहा था कि समय की दरकार थी, इस वजह से सरकार ने फैसला लिया, या विपक्ष जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनावी साल की वजह से सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जी जिन्होंने इसी 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से और घोषणा की थी कि जीएसटी के स्लैब पे निश्चित रूप से बदलाव करेंगे। जी और उसके बाद जो जीएसटी की काउंसिल की बैठक हो रही है, उसमें सभी राज्यों के साथ बैठ के जो निर्णय हुआ कि जो 12% और 28% के स्लैब है उनको समाप्त किया गया। 5% और 18% से अब जो है लागू होने के बाद पूरी तरह से जनता को राहत मिलेगी, आम जन को राहत मिलेगी, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं आम जन को उसको बहुत फायदा होगा। और चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, आप इससे अंदाज लगाइए कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पे पहले 18% पर जीएसटी लगता था, आज वो 0% पे हो गया। अभी आप इसको इस रूप में लें कि पहले जो बच्चे पेंसिल, कटर, नक्शे, नोटबुक पे 12% जीएसटी लगता था, अब 0% पे आ गया है। ट्रैक्टर, टायर और उसके उपकरण पे 18% लगता था, अब 5% हो गया है। यानी मैंने जैसे किसानों की बात की, जी ट्रैक्टर और सिंचाई प्रणाली पे पहले 12% जीएसटी लगता था, 5% लग रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य तौर पे इसे लागू करना, और वो भी ऐसे समय पे कि 22 सितंबर से लागू हो रहा है। 22 सितंबर का मतलब ये है कि जिस दिन से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, और हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं, वो मातृशक्ति के प्रतीक हैं। नवरात्रे से जी ये प्रारंभ हो रहा है, और उसके बाद से लगातार जो त्योहार आएंगे तो आम जन को तो इसमें बहुत बड़ा फायदा शुरुआती तौर पे होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब कांग्रेस या ये विपक्षी दल क्या कह रहे हैं समय को लेके या किसी बात को लेके, मुझे उनके बात पे इसलिए टिप्पणी नहीं करनी है कि ये तो वो लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ विरोध करना है। जी जी विरोध के लिए विरोध करना है, करिए। जी लेकिन मैं तो एक मानता हूं कि आज शेयर बाजार में इतना उछाल आया, इससे अंदाज लगाइए कि लोगों में कितना इसका उत्साह है, लोगों में कितना इसका फायदा होने वाला है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस या तमाम हमारे जितने विपक्षी दल हैं उनको तो खुशी जाहिर करनी चाहिए थी। ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, ये तो बहुत ऐतिहासिक फैसला है, एक बहुत साहसिक निर्णय है। और आप भी जानते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी तो साहसिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। जी वो कब क्या साहसिक निर्णय ले लें, चाहे धारा 370 खत्म करनी हो, जी चाहे राम मंदिर का निर्माण करना हो, 3 तलाक खत्म करना हो, या इस प्रकार से जो भी बड़े फैसले लिए गए हैं, तो ये विपक्ष से पूछ के लिए जाते हैं क्या? जी ये विपक्ष वो है ना जिनके कारण देश का आज हाल को सुधार करने में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने मेहनत की है, तभी लगातार वो तीसरी बार हमारे देश जी के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के बाद पहले व्यक्ति हैं जिनको लगातार 3 बार, और वो भी बड़े इच्छा शक्ति के साथ वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और जी प्रधानमंत्री ही बने नहीं ऐसा नहीं है, विश्व के आज सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं। 27 ऐसे राष्ट्रों से उनको राष्ट्र का बड़ा सर्वोच्च सम्मान से भी उनको नवाजा गया है। जी ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये बिल्कुल हताशा में भरे लोग हैं। बिल्कुल। ये प्रेमचंद्र वो जी, जिस लोग तरीके से विपक्ष का जिक्र आपने किया, जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है उंगलियां उठाना, लेकिन दूसरी ओर प्रेमचंद्र जी, एक सवाल और लोगों के जहन में आ रहा है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या ये बदलाव राज्यों में जो राजस्व घाटा है उसको बढ़ा देगा? नहीं, इसमें निश्चित रूप से आज भी वो बैठक चल रही है जीएसटी की, जी जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, कुछ ना कुछ निर्णय होगा। जी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो किसी को कभी नुकसान की स्थिति में नहीं जाते। उनका मकसद है जनता को कैसे राहत दी जाए, उनका मकसद है राज्य सब स्थिति अच्छी स्थिति में रहे। ये सब सोच समझ के निर्णय लिया गया है। ये कोई वैसा निर्णय नहीं है, ये अविवेकपूर्ण निर्णय नहीं है, ये बहुत साहसिक निर्णय है और सभी को लाभ देने वाला है, जी आम आदमी को लाभ देने वाला है। इसलिए इसमें तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं उनको शायद जानकारी नहीं है कि हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। जी। अब दूसरी ओर प्रेमचंद्र जी, एक सवाल यहां पर इकोनॉमिक बूस्ट को लेकर भी बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार सरकार का यह भी कहना है कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, इन बदलावों से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। प्रेमचंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके से इकोनॉमी को आगे चलकर बूस्ट मिलता नजर आएगा। नहीं, आप देखिए ना, जब टैक्सेस के जो स्लैब कम होंगे जी तो स्वाभाविक रूप से आम जनता को जो चीजें खरीदने में आसानी होगी जी और उससे निश्चित रूप से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें उछाल आएगा। जी। मतलब अभी आप प्रेमचंद्र जी, ये माना कहीं जाए आप कंजप्शन जब बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। बिल्कुल आएगा। ये ये एक कहावत है, मैं जी चूंकि एक वैश्य परिवार से जुड़ा हुआ हूं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है लेस प्रॉफिट मोर सेल। जी और यही बात यहाँ पे मैं लागू करने के लिए कह सकता हूं जी कि यदि हमारा स्लैब कम हुआ है तो सेल यानी कि हमारे जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। जी यदि वो बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा स्वाभाविक रूप से। जी जी तो ये तो अंडरस्टूड है। जी। दूसरी ओर एमएसएमई को लेकर भी प्रेमचंद्र जी लगातार कई सारी बातें कही जा रही थी कि जीएसटी के इस ढांचे में एमएसएमई और छोटे कारोबारियों के लिए यहां पर किस तरीके से आसानी जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार लगातार इस चीज को लेकर भी फोकस करती रही है कि जो एमएसएमई है उन पर फोकस किया जाए, उनके लिए चीजें आसान हो और सरलता से वो अपने काम को कर सके, और जो लोगों की मांग है वो मांग एमएसएमई के माध्यम से पूरी हो ताकि एमएसएमई को भी उससे मुनाफा हो और दूसरी ओर लोगों की मांग जो है वो लोकल लेवल पर ही पूरी हो सके। नहीं, मैंने कहा ना, जो एमएसएमई से जुड़े हुए सामान हैं जी उनका भी जो जीएसटी स्लैब है वो कम किया गया है। जी अब आप देखिए, सिलाई मशीन और इसके पार्ट्स पहले 12% थे, 5% पे हो गए। जी बच्चों की जो नैपकिन और क्लिनिकल उनके जो डायपर्स थे पहले 12% थे, वो 5% पे हो गए। बर्तन पहले 12% था, 5% पे आ गया। इसी प्रकार से पैकेज जो नमकीन, भुजिया, इस टाइप की आइटम थी, जो हमारे एमएसएमईज के जो हमारे बंधु जो इस प्रकार के काम करते हैं तो उनको 12% पहले जीएसटी इस पे लगता था, 5% लगेगा। ऐसी बटर, चीज, घी, डेयरी मिल्क या डेयरी उत्पाद 12% स्लैब से 5% पे ले आए। तो ये एमएसएमई पे तो उछाल आएगा स्वाभाविक, उनको तो फायदा होगा। आपका जब जी सेल बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उनको उसका सीधा सीधा फायदा होगा। जी। दूसरी ओर लगातार एक सवाल प्रेमचंद्र जी उठता रहा है, वो है पेट्रोल डीजल को लेकर, तेल को लेकर। लगातार लोगों की मांग ये रही है, जब से जीएसटी की अनाउंसमेंट हुई थी, जब जीएसटी भारत में आया नहीं था उस वक्त भी लोगों को ये उम्मीद थी कि जब जीएसटी आएगा तो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम कम होंगे, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी को जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम भी जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं उन्हें कम करने के लिए? क्योंकि लगातार इसमें यह भी कहा जाता है कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी मनमानी जो है वो भी देखने को मिलती है, क्योंकि राजस्व का बहुत बड़ा घाटा राज्य सरकारों को होगा। आपको भी जाहिर तौर पर पता ही होगा कि किस तरीके से एक राज्य को कितना बड़ा मुनाफा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से होता है। देखिए, इसमें तो ये बात ठीक है, आपने कहा उसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जी लेकिन चूंकि अभी उसको जो आज की व्यवस्था है वो वैट उस पर लागू होता है जी और वैट सीधा सीधा प्रदेश सरकार पे निर्भर करता है। जी आज जो हमारे विपक्षी साथी कहते हैं पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा हैं, तो अपने यहाँ वैट की दरें घटा दें, जी तो वहां पे तो कम से कम उनका पेट्रोल डीजल का रेट कम हो जाएगा। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार हैं वहां के रेट पर निर्भर करता है हमारे यहाँ के जो पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं। फिर उसके बाद आप जो वैट लगा रहे हैं वो उस पर इंक्लूड होता है। यदि आपने वैट का रेट ज्यादा रखा तो स्वाभाविक रूप से वो रेट आपका ज्यादा होगा। यदि आप अपनी जनता को राहत देना चाहते हैं तो क्यों नहीं विपक्षी जो दल हैं वो अपने अपने राज्यों में इसकी शुरुआत कर दें। लेकिन चूंकि ये सब नहीं करना है और सीधा आक्षेप लगाना है, आक्षेप लगाने के लिए लगाइए, जी लेकिन आप भी जानते हैं वैट अभी जो पेट्रोल और डीजल है उस पर वैट लगता है और वैट का जो दायरा है वो सीधा सीधा प्रदेश सरकार से जुड़ा है। जी।
अब दूसरी ओर प्रेमचंद्र जी, एक सवाल यहां पर ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से जो पहले का स्लैब था 12% वाला, उसे पूरी तरीके से सरकार ने खत्म कर दिया है, तो इस बीच कुछ चीजें ऐसी हैं जरूरतों की जो कि 18% के स्लैब में चली गई हैं, जिसको लेकर लोग भी बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसमें पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कार जो कि 1200 सीसी या उससे ऊपर की हैं, इनकी 4 मीटर लेंथ उससे ऊपर है, ये कारें, डीजल हाइब्रिड कार। दूसरी ओर टेक्सटाइल फुटवेयर को लेकर बात करें, मार्बल ग्रेनाइट को लेकर बात करें, लेदर को लेकर बात करें, या एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर वो भी है, वो है बैटरी का, क्योंकि बैटरी का इस्तेमाल काफी ज्यादा गाड़ियों से लेकर किसानों से लेकर हर कोई करता है, जो पहले 12% में थी वो अब उठकर सीधे 18% पर पहुंच गई है। नहीं, देखिए, समझने की बात है जी कि आपने पहले तो 28% और 12% को खत्म किया है। जी ये कोई छोटी राहत नहीं है। जी और आप ये भी मान के चलिए कि जहां जी आपके जी जो दरें हैं 28 से 18 पे लाए हैं, जी कहीं को 18 से 12 पे लाए हैं। यदि मान लिया आपने कहा हमारी जो पेट्रोल डीजल वाली बात कही, तो 12 सीसी तक की जो पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी और सीएनजी कार है, पहले उस पे जो ऐसी वस्तुएं तो उन पे पहले 28% वो जीएसटी लगता था, अब 18% है, यानी कम हुआ है। तो उसी प्रकार से 15 सीसी तक की डीजल से जो हाइब्रिड कारें हैं, वो पहले 28% उस पर जीएसटी लगता है, आज 18% लग रहा है। तिपहिया वाहन पे पहले 28% लगता है, अब 18% लग रहा है। 350 सीसी इंजन क्षमता से कम की जो मोटरसाइकिल है, उस पर पहले 28% लगता था, अब 18% लग रहा है। ऐसी वस्तु ढुलाई में जो होने वाले जो उसके जो लॉरीज थी, वाहन जो थे, उस पर 28% 18% किया है। ऐसी आप जो एयर कंडीशनर है, जी उनका 28% से 18% हम लाए हैं। बिल्कुल प्रेमचंद्र जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि ऐतिहासिक बदलाव ये कहा जा सकता है जिस तरीके से सरकार के द्वारा लाया गया, लंबे समय से दरकार भी इसकी थी। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया प्रेमचंद्र जी, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। इस बीच आप कई और नेताओं के रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ कहना है उनका, आप देखिए।